वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो भी न्यू है उसको भी बहुत बहुत वेलकम। और आए हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो वी विल नेवर मिस द अपडेट्स। तो जीनियस आगे बढ़ते हैं। आज हम करने जा रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स का रिवीजन यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक छोटू सा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है मनी। बहुत ही छोटू सा है, जैसे आप इसका चार्ट देख सकते हैं। ये चार्ट किस लिए? ये चार्ट इसलिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि रियल में हमें इस मनी चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चार्ट से आपको एक विजुलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ हमें ये पढ़ना है और ये पढ़कर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये एक बहुत ही छोटू सा और प्यारा सा भी चैप्टर है, मतलब ये अभी शुरू हुआ और अभी ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटू सा है। तो देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है मनी। तो हमें इसको मनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले मनी के पहले जो चीज़ आई थी यानी बार्टर एक्सचेंज, उसकी भी पढ़ना पड़ेगा कि बार्टर एक्सचेंज क्या था और बार्टर एक्सचेंज में ऐसी हमें किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस ड्रॉबैक्स का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो मनी के आने से पहले जो चीज़ थी यानी बार्टर एक्सचेंज, उसके बारे में उसकी कठिनाइयाँ देखनी पड़ेगी, उसकी ड्रॉबैक्स देखनी पड़ेगी। फिर हमें देखना पड़ेगा कि मनी ने आकर उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया, यानी कि मनी क्या करता है। तो हमें मनी के फंक्शंस देखने पड़ेंगे। तो समझ में आ रहा है मनी से पहले क्या था, ड्रॉबैक्स किसकी, बार्टर एक्सचेंज की, और मनी के आने के बाद यानी कि मनी के इवोल्यूशन के बाद ये उसके कार्य यानी कि उसके फंक्शंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये दो चीजें हमने कंप्लीट कर ली तो हमारा आधा चैप्टर तो हो जाता है फिनिश। लेकिन मेनली कभी कभी क्वेश्चन या अब तो एमसीक्यूज आ गए हैं तो वो मेनली इन दोनों में से बनती हैं, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने बताया। ये है आपका फॉर्म्स ऑफ मनी, इसमें बताएंगे 4 टाइप्स के मनी कैसे कैसे होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। ये सब हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मनी के फंक्शन, फिर मनी के फॉर्म्स, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे कि मनी कौन कौन सप्लाई करता है अपने इंडिया में। ठीक है ना, तो बस ये 4 चीजें आपको पढ़नी है और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो फटाफट रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना मनी का। ये है मेरे नोट्स जो कि हैंड रिटन है मेरे मनी के ऊपर। ये मैंने क्या किया, ये मनी वैसे ही इसको मैंने एक कंसाइज बनाया है और इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि एक्सप्लेन वहाँ पर कैसे करना है। मेनली स्टूडेंट्स का यही दिक्कत रहता है कि हमें समझ में आ गया, पॉइंट्स भी हमने रट लिए जैसे तैसे, पर वहाँ पर पॉइंट्स तो रट लिए, याद भी आ गए, लेकिन वहाँ लिखे क्या, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए मैंने अपने नोट्स में ये वैल्यू एडिशन किया है कि उसमें मैंने साथ के साथ एक इजी लैंग्वेज का अप्रोच किया है। तो ये आप भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको किस तरीके से किया है। सबसे पहले हेडिंग है आपका मनी, चैप्टर का नेम। उसके बाद जैसे जैसे मैंने यहाँ कलर्स यूज किए हैं आपका ब्लू ड्रॉबैक्स के लिए, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट से हम ये चीज़ खत्म कर लेंगे। सेकंड, फंक्शन ऑफ मनी रेड कलर से, तो ये भी यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 चीज़ें आपकी खत्म हो गई, जैसे कि मैंने बोला बहुत बड़ी बड़ी। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, लाइट ब्लू स्काई ब्लू से ये आपका हो गया फॉर्म्स ऑफ मनी, ये हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा। और लास्ट हमारा पिंक कलर से मनी सप्लाई। ये कलर्स का कॉम्बिनेशन मैम आपने क्यों रखा, तो इसका मेरा मकसद यही था, मेरा एम ये था कि जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग लगे, मज़ा आए आपको पढ़ने में, इसी वजह से मैंने कलर्स का रखा। और इससे आपका वर्चुअलाइजेशन मतलब जो दिमाग का सोचने का तरीका होता है वो भी आपको मज़ा आएगा, इकोनॉमिक्स को आप फील करना शुरू करोगे। ठीक है, इसी वजह से कलर कॉम्बिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया ब्लैक कलर से मनी, तो सबसे पहले मनी के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी मनी की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल। क्या है वो? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय पीपल। मनी हर वो चीज है, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट हो रही है। कैसे? जनरली। देखो, मैंने अगर आपको 2000 का नोट दिया, 500 का नोट दिया, 20 रुपीज का नोट दिया, और वो आप जनरली क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो। मैंने आपसे कोई गुड्स या सर्विस ली और मैंने उसको बदले में आपको क्या किया? पेमेंट किया। तो आपने उसको जनरली क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। वो हो जाता है आपका मनी। ठीक है। मैंने एक चेक काट के दिया आपको, वो भी क्या हो जाता है? मनी, क्योंकि मेनली हम चेक को भी क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, 11th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर था। मैंने आपको वो दिया, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपकी दुकान से सामान लिया और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जो भी जनरली एक्सेप्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं मनी। ठीक है ना? अच्छा, किसी किसी को दिक्कत आती है कि जो हमारे वॉलेट में या जो हमारे पैसे रखे रहते हैं जो भी, तो वो मनी, हम तो उसे मनी बोलते हैं, तो वो मनी नहीं, उसे हम बोलते हैं लीगल टेंडर। जो लीगली ट्रांसफरेबल है, जो लीगली एक्सेप्टेबल होता है, उसे हम बोलते हैं लीगल टेंडर। उसको हम मनी बोल सकते हैं, पर जो लीगल टेंडर होता है वो बहुत ही नैरो कंसेप्ट होता है। बिकॉज उसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे सिक्के हुए वो आ जाएंगे, नोट्स हुए वो आ जाएंगे। लेकिन मनी क्या होता है? मनी में लीगल टेंडर भी आता है और मनी में आपके चेक्स भी आते हैं, मनी में आपके बिल्स भी आते हैं। तो मनी में बहुत सारी चीजें आती हैं, इन सब को मिला के ये क्या हो जाता है? मनी। तो मनी आपका एक ब्रॉड कंसेप्ट है और लीगल टेंडर आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है। कभी आपने जब नवंबर में एक बार क्या हुआ था, बहुत ही कुछ घटा था। क्या घटा था? मोदी जी ने बोला था आज से मध्य रात्रि से, इस तरीके से उनका डायलॉग था। उन्होंने बोलता था 500 रुपीज और 1000 रुपीज के लीगल टेंडर बंद हो जाएंगे। जरा गौर कीजिएगा उस बात पर। उन्होंने जो बोला था वो क्या बोला था? लीगल टेंडर। उन्होंने कभी भी वर्ड यूज नहीं करा था मनी। अगर उन्होंने मनी वर्ड यूज कर दिया होता ना, तो मैं आपको 500 के चेक्स भी नहीं दे पाती, मैं आपको 500 के बिल्स भी नहीं दे पाती, मैं आपको 500 का पेटीएम भी नहीं कर पाती। मतलब मैं मनी बंद हो जाता पूरा पूरा 500 और 1000 का। लेकिन वहां पर उन्होंने मनी नहीं, क्या वर्ड यूज किया था? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर। मतलब जो हमारे नोट्स थे 500 और 1000 के, सिर्फ वही बंद हुए थे, मनी बंद नहीं हुआ था। क्या बंद हुआ था? लीगल टेंडर, वो भी किसका? 500 और 1000 का। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ, जो हमारे पास पैसे रहते हैं उसको लीगल टेंडर बोला जाता है। और इन सब को मिला के, लीगल टेंडर हो, चेक हो, बिल्स हो, बहुत तरीके से दे सकते हैं हम पैसे। उन सबको, जो भी जनरली एक्सेप्टेबल है, जो भी, उन सबको बोलते हैं मनी। ठीक है। तो बस ये चीज मैंने आपको समझा दी, दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय पीपल। तो मनी क्या हो सकता है? एनीथिंग। ये नहीं कि आपके पर्स में जो पैसे हैं बस वही, वो तो लीगल टेंडर है। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय पीपल ऑफ अ कंट्री। हर कंट्री की मनी एक अलग तरीके से होती है। जैसे हमारे यहाँ जो होते हैं वो मेनली नोट्स में पाए जाते हैं, रुपए लिखा होता है उसमें, तो अपनी इंडिया की वो करेंसी हो जाती है। आधी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई, आधी हमारे दूसरे पेज पर है। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब मनी क्या होता है? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। मेरे को याद हो गई तो आपको तो याद ही हो गई होगी, समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि इतना मैंने आपको ये सब समझाया। तो होप सो समझ में आ गया हो, नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन भी होता है, कमेंट कर सकते हो बेझिझक।
एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कुछ भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसके बीच में यानी कि माध्यम किसका हमने किया, मनी का, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब चाहे हमने परचेज किया हो या सेल किया हो। अगर मैंने आपको ये एक पेन सेल कर दिया तो बदले में आप मुझे क्या दोगे एक्सचेंज में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या दोगे, मनी। ठीक है। और मैंने आपसे कोई और पेन खरीद लिया या बोल दूं मैं ये गुड नाइट खरीद ली, परचेज कर ली, एक्सचेंज कर लिया, तो मैं बदले में आपको मीडियम में क्या दूंगी, मनी। ठीक है। तो मैंने पेन सेल कर दिया और आपसे गुड नाइट खरीद ली, ऑल आउट जो भी है ये वो खरीद ली। ठीक है। तो ये सब क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मनी क्या हो सकता है, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। अभी जो पेन दिखाया था वो मात्र आपका 5 या 10 रुपीज का होगा, तो क्या हम मनी में इसको मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप जो मुझे नोट दोगे वो नोट किसका होगा, उसको क्या मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके ऊपर ही लिखा रहता है कि ये 10 का है, ये 20 का है, ये 500 का है, ये 1000 का है, मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो मनी की डेफिनेशन होप सो समझ में आई हो क्या क्या होता है। एक बार मेरे साथ साथ बोलिएगा, फटाफट याद हो जाएगी। जितना ज़्यादा इकोनॉमिक्स में रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड में रिटेन भी हो पाएगी, और माइंड में रिटेन होगी तभी तो एग्जाम्स हॉल में लिखेंगे। तो मनी क्या था, मनी इज एनीथिंग, कुछ भी दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल। पीपल क्या है, जनरली एक्सेप्टेड करते हैं किसके, कंट्री के। और उसमें दो चीजें जरूर जरूर होनी चाहिए, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो माध्यम होना चाहिए और उसको हम मापा भी जा सकता है, उसे ही हम बोलते हैं मनी। तो ये हम चार्ट में देख लेते हैं हमने क्या खत्म कर लिया। हमने मेन जो मनी था वो खत्म कर लिया, मनी के बारे में समझ लिया, मनी हो गया। अब हम किस पे जाएंगे, मनी से पहले क्या था, मतलब अगर हमने ये समझ लिया तो मैं ये जो समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तभी मैंने इनको ऊपर नीचे लिखा है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अब बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है जीनियस, बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है जहां पर एक ऐसा सिस्टम जहां पर गुड्स जो हैं वो एक्सचेंज किए जाएं, किसके बदले, गुड्स के बदले, मतलब गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। एक सिंपल सी सिस्टम जहां पर हमें गुड्स अगर परचेज करने हैं या गुड्स हमें सेल करने हैं तो बदले में हमें पैसे नहीं मिलते, हमें क्या मिलते हैं, गुड्स के बदले गुड्स। या फिर गुड्स को दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज। ठीक है ना। आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, जहाँ पर मनी का इवोल्यूशन हो चुका है, मनी इंट्रोड्यूस हो चुका है, आज के ज़माने में मुझे कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो मैं क्या करती हूँ, उसको खरीदती हूँ और बदले में उसके पैसे देती हूँ। ठीक है, मनी देती हूँ। मनी में चाहे मेरे पास जो लीगल टेंडर है वो दे दूँ या फिर जो भी मेरे पास चेक है, बिल है, वो काट के दे दूँ। लेकिन पहले के ज़माने में, मतलब मनी के आने से पहले जो सिस्टम चलता था उसको बोला जाता था बार्टर एक्सचेंज, जहाँ पर मनी नहीं था, इसलिए हमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करने पड़ते थे, या फिर हम दूसरे बोल सकते हैं कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज। इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं आप। ये मेरे पास मार्कर है और ये मेरे पास पेन है। अब देखना क्या हुआ, ये आप हो ABC और ये मैं हूँ G। ठीक है, मेरे पास एक ब्लू कलर का आपको पेन दिख रहा है, ये मेरे पास है। ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो मार्कर आपको दिख रहा है ये आपके पास है। ठीक है, अब मुझे क्या हुआ, मुझे पढ़ाना है बोर्ड पर, तो मुझे ये मार्कर की ज़रूरत है और आपको कॉपी पर पेन यूज़ करना है तो आपको इस पेन की ज़रूरत है। हम दोनों को, मतलब मुझे इसको बेचना है और आपको इसे बेचना है और बदले में ये चाहिए। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, जैसे मैंने ये वाला पेन आपको दे दिया, आपको मिल गया, और इसके बदले मतलब इस कमोडिटी के बदले आपने मुझे ये
मार्कर दे दी तो मेरे पास मार्कर आ गया। तो इसको बोलते हैं गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर बीच में क्या पैसे नहीं आए, मीडियम में पैसे नहीं आए, यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये जो अभी हमने एक्सचेंज किया ना, इसी को हम बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है बार्टर एक्सचेंज, जिसको क्या बोलते हैं, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इसी को गुड्स बोलते हैं, या फिर इसको कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया किसका मतलब क्या होता है। अब हमें देखनी है इसकी कठिनाइयाँ, मतलब इसके ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज में सबसे पहली इसकी जो ड्रॉबैक है वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है और बहुत ही दिक्कत भरी है। क्या है ये, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है ये बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर पहले एक बार लिख लेते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। देखो, अगर मार्केट में मुझे ये पेन चाहिए था, सॉरी ये मार्कर पेन चाहिए था, ठीक है, मुझे ये मार्कर पेन चाहिए था, तो ये मार्कर पेन मुझे मार्केट में मिल जाए, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। मतलब जो मेरी वांट थी वो कोइंसिडेंटली मेरी पूरी हो गई, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मन में सोच के जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मार्केट में वैसी चीज़ बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं मिलती। यानी कोइंसिडेंस होता है, कोइंसिडेंस तब होगा जब हमें वो चीज़ मिल जाए। जैसे मुझे ब्लू कलर का मार्कर चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोइंसिडेंस नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ डबल कोइंसिडेंस। मतलब मेरे पास जो ये पेन था ये मुझसे कोई ले, मतलब मुझसे मैं सेल कर दूं इसे, और मुझे कोई अपना मार्कर दे दे। यानी कि मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना है, उस बंदे का क्या नाम है यहाँ पर, ABC। उस बंदे को ढूंढना है जो क्या हुआ, जो क्या करे, मेरा पेन जो बॉल पेन है इसे ले और ये वाला मार्कर पेन मुझे दे दे। मतलब डबल कोइंसिडेंस करना है मुझे, ऐसा बंदा ढूंढना है जो डबल मुझे सेल भी हो जाए और परचेज भी हो जाए। दोनों ही चीज कब होंगी, एक ही टाइम पे परचेज भी होगी और एक ही टाइम पे सेल भी होगा। तो मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना है, इसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया हो कि एक ऐसा बंदा जो हमारी चीज परचेज कर ले और अपनी चीज सेल भी कर दे, ऐसा ढूंढना है, ठीक है। लेकिन हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में आया तो हम एक्सप्लेन देखो कैसे करते हैं। इट इज द सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है इन विच बोथ पार्टीज, जिसमें दोनों पार्टीज, हमारे एग्जाम्पल में कौन पार्टी थी, एक ABC और एक G, यानी मैं और ABC आप, अग्री टू सेल, मतलब किस पे एग्री हो जाए, किसके लिए, सेल करने के लिए और बाय करने के लिए। दोनों काम एक टाइम पे, सेल एंड बाय कमोडिटीज ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे की कमोडिटीज को सेल भी करने के लिए एग्री हो जाए और परचेज भी करने के लिए एग्री हो जाए। जैसे कि क्या था, आपने अपना मार्कर सेल करने के लिए भी एग्री हो गए और मेरा बॉल पेन परचेज करने के लिए भी एग्री हो गए। ऐसा बंदा मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये बंदा ढूंढने के लिए बहुत टाइम जाता है, मिलता भी नहीं है कभी कभी ऐसा बंदा जिसके पास मेरे जरूरत की चीज हो और मेरे पास उसके जरूरत की चीज हो, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, जहाँ पर जो बंदा हो एग्री टू सेल एंड बाय कमोडिटीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की कमोडिटी को खरीदने के लिए और बेचने के लिए एग्री हो जाए। इट वॉज द मेजर ड्रॉबैक, जैसे कि मैंने बोला बहुत दिक्कत भरी ये ड्रॉबैक थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे बड़ी जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्या है बोलो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जहां पर दोनों पार्टीज क्या हो, अग्री टू सेल एंड कमोडिटीज, सेल एंड बाय कमोडिटीज ऑफ ईच अदर। इस तरीके से आपको लिखना है। आप चाहो अगर अपना आंसर बड़ा करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो और उसके आगे
एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, उसमें 2 बंदों का नाम लिख सकते हो, और जैसे मैंने मार्कर और बॉल पेन का एग्जाम्पल लिया, आप भी इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे बुक में दे रखा है आपके शूज और क्लॉथ्स का, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन, एक तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल। ऐसे नहीं खाली एग्जाम्पल लिखे है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूर लिखनी है। तो उम्मीद है पहला वाला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पर चलते हैं, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अच्छा, जब मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल समझा रही थी तब आपके मन में एक बात आई होगी कि हम अपना मार्कर आपको इस पेन के बदले क्यों दें। हमें तो पता है ये 2 या 3 रुपीज का आता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम अपना मार्कर जो इससे एक्सपेंसिव है, किससे एक्सपेंसिव है, पेन से, आपका पेन ले लें और अपना मार्कर दे दें। तो हम ऐसा क्यों करें, हमारा मार्कर तो महंगा है। ये आप आज के ज़माने में बोल रहे हो कि महंगा है, पहले के ज़माने में कुछ पता नहीं चलता था कि क्या महंगा और क्या सस्ता, क्योंकि पहले के ज़माने में मनी नहीं था। आज के ज़माने में आप इस मार्कर को बोल सकते हो कि ये 30 रुपीज़ का है, ठीक है ना। और इस पेन को भी बोल सकते हो कि ये 3 रुपीज़ का है। तो आप मुझसे बोलोगे कि हम 27 रुपीज़ का लॉस क्यों करें। आपने मार्कर को किस में ट्रांसफर कर दिया, रुपीज़ में मेजर कर लिया, और आपने जो ब्लू पेन था ये वाला, उसको भी आपने मेजर कर लिया मनी के टर्म्स में। मतलब दोनों को ही आपने मनी के टर्म्स में मेजर कर लिया। कब किया, आज के ज़माने में, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए पहले जो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि मापना, वो हम नहीं कर सकते थे। आज के ज़माने में आपने कितनी आसानी से कर लिया ना, मार्कर को आपने मनी के टर्म में मेजर किया 30 रुपीज़, पेन को आपने मनी के टर्म में मेजर किया 3 रुपीज़, दोनों में ही किसमें, मनी के टर्म में मेजर कर दिया। यानी कि आपने कॉमन यूनिट ले ली, किसको, मनी को। पर पहले कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो आज के ज़माने में मनी को क्या कर सकते हैं हम, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू से कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो यही बोला, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, वरना आप भी बाकियों की तरह ही रह जाएंगे कि हमें समझ में तो आया बट लिखें कैसे। इसलिए मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। In barter exchange, there was absence of a common unit of measurement in which the value of goods and services can be measured. वो बोल रहे हैं बार्टर एक्सचेंज में एब्सेंस रहता था, किसका, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। ऐसी कोई यूनिट नहीं होती थी जिसमें हम अपने गुड्स और सर्विस को क्या कर लें, वैल्यू कर सकें। लेकिन आज के ज़माने में कितनी आसानी से हमने दोनों को मेजर कर लिया कॉमन यूनिट में। कॉमन यूनिट क्या थी यहाँ पर, मनी। पर पहले हम कॉमन यूनिट नहीं थी कि हम किस में मेजर करें, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई हो। अच्छा, ये क्या लिखा है, प्रॉपर वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट, यानी कि कॉमन यूनिट नहीं होती थी क्योंकि मनी नहीं था, तो प्रॉपर वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता था। मतलब मुझे कभी पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इसको कभी 30 रुपीज़ में नाप ही नहीं पाती थी, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ये महंगा है और ये सस्ता। क्यों नहीं कर पाती थी, क्योंकि कॉमन यूनिट का अभाव रहता था, एब्सेंस रहता था। तो पहला हो गया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड्स, ऐसा बंदा ढूंढना जो कि हमारी चीज खरीद सके और अपनी चीज बेच सके। दूसरा, हमें कोई कॉमन यूनिट नहीं होती थी। तीसरा देखते हैं, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर का मतलब क्या होता है, पहले के जमाने में चीजें हुआ करती थी जैसे गेहूं, चावल, तो लोग बाग को कभी भी वो स्टोर नहीं करते थे। आज के ज़माने में पैसे होते हैं तो हम जब चाहे अपने लॉकर में, अपनी अलमीरा में, ठीक है, अपने पर्स में स्टोर करके रख सकते हैं पैसे, और वो पैसे वैसे के ही वैसे रहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो पैसे खराब हो जाएं। लेकिन पहले के ज़माने में अगर मैं यहाँ पर चावल रख दूँ गोडाउन में, या फिर गेहूँ रख दूँ, तो वो 1-2 साल बाद क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे, ठीक है।
स्टोर हम नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वो खराब हो जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में जब हम मनी को स्टोर करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो जब हम चावल और गेहूँ रखते थे, एक तो मुझे ये गोडाउन जिसमें मैंने रखा है उसका मुझे रेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा रेंट? क्योंकि मैं उसके गोडाउन में क्या कर रही हूँ, अपना सामान स्टोर कर रही हूँ, तो मुझे रेंट देना पड़ेगा। मतलब मुझे स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर करने के लिए जो कॉस्ट देनी पड़ रही है वो देनी पड़ेगी, स्टोरेज कॉस्ट। और एक ये भी दिक्कत है, एक तो स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ेगी और दूसरी दिक्कत ये है कि मेरा जो चावल और गेहूं है वो खराब भी हो सकता है। तो यही नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसी चीज को आप कैसे वहां पर एक्सप्लेन करेंगे? इन बार्टर एक्सचेंज वेल्थ वॉज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स। यानी कि आज के ज़माने में जब वेल्थ स्टोर करनी होती है तो हम पैसों के टर्म में करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में किसके टर्म में करते थे? गुड्स के टर्म में। स्टोरिंग ऑफ गुड्स कैरीड सम प्रॉब्लम्स। मतलब अगर मैं गुड्स को स्टोर कर रही हूँ तो वो बहुत सी प्रॉब्लम होती थी। कौन कौन सी? जैसे कि लाइक कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, मतलब स्टोरेज कॉस्ट, जिसके भी गोडाउन में मैं अपना सामान रखूंगी उसको मुझे क्या देना पड़ेगा? भाड़ा देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट। लॉस ऑफ वैल्यू, दूसरी प्रॉब्लम मेनली ये होती थी कि गेहूं खराब हो जाते थे, चावल खराब हो जाते थे, तो उनकी जो वैल्यू है वो भी लॉस हो जाती थी। शायद मैंने 25 रुपए किलो वाले गेहूं रखे हो, लेकिन वो लॉस हो के सिर्फ 5 रुपए के बचे, वो खराब हो गई, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती थी? लॉस। इस तरीके से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी ETC। ओके, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर देयर परचेजिंग पावर। तो वो कभी भी स्टोर करना वहां पर दिक्कत होती थी। आज के ज़माने में मैं बोल सकती हूँ मेरा बैंक बैलेंस इतना है, यानी कि मेरे पास इतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर है, मैं इतना ज़्यादा खरीद सकती हूँ। लेकिन पहले के ज़माने में अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था। उम्मीद है थर्ड पॉइंट भी हो गया है। अब किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो भी आप एक बार देख सकते हैं। मेरे साथ साथ पढ़ के एक बार खुद से भी ये नोट्स पढ़ लीजिएगा। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी, और अगर दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, मतलब डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मींस फ्यूचर पेमेंट्स। तो पहले के जमाने में फ्यूचर पेमेंट्स की भी क्या होती थी? दिक्कत होती थी। देखो हर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? लैक 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 लैक, मतलब हर चीज का अभाव रहता था, दिक्कतें रहती थी। इन बार्टर सिस्टम it was difficult to return value in future in terms of goods of same quantity and quality। जिस तरीके से मैंने आज आपको गेहूं दिया, वो गेहूं बहुत अच्छी क्वालिटी का था, और आपने मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद, जब तक के लिए आपने मुझसे लोन लिया था, आपने मुझे 2 साल बाद गेहूं जो लौटाए, ठीक है, रिटर्न में जो गेहूं करे थे वो उस क्वालिटी के नहीं थे, तो कभी पहचान में ही नहीं आते थे। आज तो हम बोल देते हैं, देखो इस तरीके से कि ये 20 रुपए के गेहूं हैं, ये 30 रुपए के गेहूं हैं, और ये 50 रुपए के जो गेहूं हैं वो हाई क्वालिटी के हैं। तो ये आज हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने मनी के टर्म में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, ऐसे मेजर कर लिया। पहले के जमाने में ऐसा नहीं हुआ था। क्या पता मैंने आपको इस कैटेगरी के गेहूं दिए थे, बट आपने रिटर्न में मुझे इस कैटेगरी के दिए, तो पहले पता ही नहीं चलता था कि किस क्वांटिटी में मैंने दिए थे और किस क्वालिटी के दिए थे। इसलिए कभी भी हम डेफर्ड पेमेंट करते नहीं थे। हम नहीं कहते थे कि भाई हम तुम्हें फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब हम लोन वगैरह की दिक्कत में पलेंगे ही नहीं, ठीक है। इन बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू रिटर्न वैल्यू इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ गुड्स, ठीक है। फ्यूचर में रिटर्न करने में दिक्कत आती थी, किसके टर्म में? गुड्स के टर्म में। पैसों में तो दिक्कत नहीं है, मैंने आज आपको 50,000 दिए और आपने मुझे दूसरे दिन 50,000 दे दिए, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि क्वांटिटी या क्वालिटी में डिफरेंस आए, लेकिन पहले में दिक्कत आती थी। Therefore फ्यूचर पेमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड लोन बिकम डिफिकल्ट। इसी वजह से जो फ्यूचर पेमेंट लोन्स या इंटरेस्ट होता था उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी।
क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि हम लोन कैसे नापें और इंटरेस्ट कैसे नापें, क्योंकि गुड्स में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो उम्मीद है आपको चारों पॉइंट समझ में आए हों। अब ये देखो, जो चारों दिक्कत मैंने लिखी है ना, उसी के जस्ट सामने, जैसे ये सेकंड दिक्कत है इसके जस्ट सामने, थर्ड दिक्कत है उसके जस्ट सामने, और फोर्थ दिक्कत है उसके जस्ट सामने मैंने इसके जो सॉल्यूशंस लिखे हैं वो सॉल्व किसने किए हैं? मनी ने। यानी कि ये जो यहाँ दिक्कत थी वही मनी की क्या है? फंक्शंस। यानी कि मनी ने इसको क्या किया? सारी दिक्कतें दूर कर दी। यहाँ क्या दिक्कत थी? एक ऐसा बंदा ढूंढो जिससे परचेज और सेल एक ही टाइम पे हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पीपल कैन सेल एंड परचेज एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस थ्रू मनी। मनी के एक्सचेंज में हम कभी भी कर सकते हैं। देखो, जैसे कि आज मैंने पेन बेच दिया और मुझे बदले में क्या मिलेंगे? पैसे। और आपने मार्कर बेच दिया और बदले में आपको क्या मिलेंगे? पैसे। फिर हमें जो मर्जी हो हम खरीद सकते हैं। तो देखो, वही बोल रहे हैं, पीपल कैन सेल एंड परचेज कभी भी कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस किसके द्वारा? मनी के द्वारा। तो आप मनी में यही लिख सकते हैं। अगर आपको इसको बड़ा करना हो आंसर को, तो आप लिख सकते हैं कि पहले के ज़माने में बार्टर एक्सचेंज में दिक्कत होती थी डबल कोइंसिडेंस की, और आज मनी ने वो सॉल्व कर दी। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू। पहले दिक्कत आती थी, कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, आज वो कॉमन यूनिट क्या है? मनी। द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, भिन्न भिन्न प्रकार की डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो सकते हैं? कैन बी एक्सप्रेस किसके टर्म में? मनी के टर्म में। नेक्स्ट वन जो आपका थर्ड है, स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले के ज़माने में गुड्स के टर्म में हम स्टोर कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? दो प्रॉब्लम थी, बताना। एक तो स्टोरेज कॉस्ट और दूसरी लॉस ऑफ वैल्यू। लेकिन यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखो क्या लिखा है, द मनी हैज़ अ क्वालिटी ऑफ स्टोरेबिलिटी, यानी कि मनी को स्टोर किया जा सकता है। सो वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जितने सालों के लिए हम करना चाहें उतने सालों तक हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने एफडी वगैरह सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल, कितने भी साल हम स्टोर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका लास्ट, यहाँ पर बोला था कि डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि डेफर्ड पेमेंट्स करना आसान है। आपने आजकल देखा होगा मेनली लोन का बहुत बड़ा रोल है हमारी इंडिया में। कितना लोन आता है, कितना लोन जाता है, मतलब रीपेमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनी आ चुका है। फ्यूचर ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स कैन बी मेड किसके टर्म में? मनी के टर्म में। तो हर चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है चारों में कि मनी के टर्म में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे जो ये दो खत्म हो चुके हैं। देखते हैं अपने चार्ट में, हमने मनी कंप्लीट कर लिया था। मनी से पहले जो आया था बार्टर एक्सचेंज, उसकी ड्रॉबैक्स भी कंप्लीट कर ली, और फंक्शंस ऑफ मनी भी कर लिए। फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? सेम इसके उल्टे। यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था, यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, यहाँ पर मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ पर लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ पर लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यहाँ लैक वर्ड यूज करना है क्योंकि यहाँ अभाव था, लेकिन यहाँ अभाव नहीं है। तो ये और ये तीन चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस छोटे छोटे बहुत से 2 टॉपिक रह गए हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये बस देखो कितने छोटे टॉपिक हैं। ये टॉपिक रह गए, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।